नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने आपको कहा था कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो बहुत सारी है। अगर भारत का राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करे तो उसे हम एक रबड़ के स्टाम्प नहीं कह सकते, एक मोहर नहीं कह सकते। मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, बस यह है कि उनका प्रयोग कब और कैसे करता है। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों, मैंने आपातकालीन शक्तियां आपको पढ़ा दी है, भाग 18 में थी, है ना। तो उनके लिए अनुच्छेद वगैरह पढ़ लिए। आज दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शांतिकाल का तात्पर्य अभी मान लीजिए अभी शांतिकाल है ना, तो इन अभी राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां और राष्ट्रपति उन शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग करता है वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों को भी हमने कई प्रकार से बांटा है, कई भागों में, अलग अलग भागों में बांट के बात करेंगे, तब आपको वो सही समझ में। जैसे राष्ट्रपति शांतिकालीन शक्तियों में आती है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति की कौन कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का, ये पिछले कई वीडियो में अपन पढ़ सके, भारत का राष्ट्रपति, भारत का संवैधानिक, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। दोस्तों, क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान का तात्पर्य क्या है कि संविधान के अनुसार सबसे बड़ा कौन है भारत में? भारत का राष्ट्रपति है ना। तो ये संवैधानिक प्रधान होता है, इसलिए क्या करता है? संवैधानिक प्रधान होने के कारण ये निम्न नियुक्तियां करता है। क्या करता है? प्रधान होता है। अतः यह निम्न नियुक्तियां करता है। आप इतना सा समझिए कि हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां पढ़ रहे हैं उन शक्तियों में केवल नियुक्तियां आती हैं कि केंद्र का, आप इतना सा दिन मानिए कि केंद्र में जितनी भी नियुक्तियां होती है वो दोस्तों कौन करता है? वो सभी नियुक्तियां भारत का राष्ट्रपति करता है। कोई भी केंद्र सरकार से, केंद्र के जिसके नाम के आगे लग जाए वह नियुक्तियां कौन करता है? वो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है उनको। देखिए उदाहरण के लिए, जैसे वो किस किस की नियुक्ति करता है। देखो, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रश्न क्या आए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। दोस्तों, एक हो गया आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। वह मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, मतलब मंत्री परिषद जो है उस मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा देखिए, अब राष्ट्रपति और किस किस की नियुक्तियां करता है? आप समझिए, केंद्र जिसके नाम के आगे लग गया उसकी सबकी नियुक्ति करे। देखिए, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र और राज्यों में किसकी नियुक्ति होती है? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति भी कर रहा है ना। अब केंद्र का आगे जितने भी, अब मैं सब लाइनें नहीं लिखूंगा, आप केंद्र बोल दिया है आपको, एक बार आप उसी में समझ जाइए। ये मान लीजिए यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, ये और कौन कौन सी नियुक्तियां होती है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब राज्य का, आप राज्य का समझ के राज्यपाल मत कीजिएगा। किसी भी राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा होती है और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। आप SC, ST, OBC आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप ये समझिए कि केंद्र सरकार के अंदर, मैंने केंद्र का बोला है कि केंद्र में जितनी भी नियुक्तियां होती है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति है। चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, ठीक है दोस्तों। किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। किसी डिपार्टमेंट जैसे SC, ST, OBC आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी वही करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वो करेगा। चुनाव आयोग के अध्यक्ष बहुत सारे हैं दोस्तों, ऐसे अपने यहाँ लिख देते हैं। कौन कौन सा हो गया? चुनाव आयोग, ठीक है, महिला आयोग, चुनाव आयोग हो गया, महिला आयोग हो, केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है। जितने भी मैंने कहा है केंद्र सरकार के अंदर जितने डिपार्टमेंट आएंगे उन सभी डिपार्टमेंटों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। आपको इतना सा समझना है कि कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं उसमें राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? भारत का संवैधानिक प्रधान है, अतः वो जितनी भी नियुक्तियां हैं वो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये तो हुई दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। शांतिकालीन शक्तियों में एक कार्यपालिका, नॉर्मल इसमें कोई प्रश्न नहीं आता है ना। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे दूसरे प्रकार की शक्ति, वो है कौन सी? विधायी संबंधी। उसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न है आपके आता है। तब तक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए मेन अपन अध्ययन कर रहे हैं जो राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां हैं। जो सर्वाधिक प्रश्न आएंगे दोस्तों, वो जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से। मतलब संसद से संबंधित जितने प्रश्न है पूरे इसमें आ जाएंगे आपके। तो अब जो पढ़ेंगे उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। ये तो इंट्रोडक्शन था इसलिए इसको पढ़ाई है मैंने। अब आगे देखिए इसके अंदर है ना अध्ययन जो करते हैं राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियां हैं दोस्तों, तो वो है विधायी शक्तियां। कौन सी है? विधायी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। और जो अभी पढ़ी है वो कौन सी थी? कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियों का इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जितने भी नियुक्तियां आएगी उन नियुक्तियों को इसमें आपको करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बी प्रकार कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं विधायी शक्तियां। कौन सी पढ़ रहे हैं दोस्तों? विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब व्यवस्थापिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। देखो दोस्तों इसके लिए अनुच्छेद आप बहुत याद रखना। देखिए अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 का दूसरा पॉइंट, यह इतना सा ध्यान रखना आपको कि अनुच्छेद 80 मतलब राज्यसभा की बात हो रही है। अनुच्छेद 80 के तहत, यह प्रश्न खूब बार पूछा गया। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 80। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह प्रश्न खूब पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला तो यह प्रश्न सिंपल सा कई बार आया है, क्या आया है कि राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। क्लियर? अब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 80(2) के तहत। तो यह राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। क्या है कि अनुच्छेद 80 के 2 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो शिक्षा, कला, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट क्या करते हो? कार्य करते हो, उनको क्या कर सकता है? ये मनोनीत कर सकता है। तो एक तो ये आपको महत्वपूर्ण शक्ति इसकी याद रखनी पड़ेगी। किसकी? विधायी शक्तियों में आता है अनुच्छेद। या सीधा सीधा प्रश्न आता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। दोस्तों मैंने संसद नहीं बोला ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे देखिए, एक अनुच्छेद और एक मतलब मनोनीत सदस्यों की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 331 कौन सा है?
अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आई बात समझ में? देखिए यहां क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 331, ये दोनों दोस्तों प्रश्न आपके आते हैं, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा। अगर किसी ने इस वीडियो को देखा है, स्टार्टिंग का देखा है, तो पहले जो बताया है मैंने कार्यपालिका की शक्तियां हैं, और कार्यपालिका शक्तियां नियुक्तियों के लिए आती है और कोई प्रश्न नहीं आता, प्रश्न यहां से आता है। ऐसा नहीं आप स्टार्टिंग में वीडियो देख के छोड़ दें। देखिए विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति कहां पे? लोकसभा में दोस्तों। कहां पे? लोकसभा में। कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो प्रश्न कई बार आया हुआ है दोस्तों। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न यह आता है कि संसद में, प्रश्न क्या आता है दोस्तों? संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? तो कुल का है तो दोस्तों ध्यान रखना 12 तो ये है, 12 राज्यसभा में, 2 किसके अंदर? लोकसभा में। कुल आए तो आपको करना है 14। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है तो कुल का आ जाए दोस्तों, तो प्रश्न 14 करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो अनुच्छेद समझ में आए? विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 321 दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं, इसको अब अनुच्छेद जो नेक्स्ट है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना, अनुच्छेद 85 दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, 2 ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटाता हूं, 2 आगे, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 331। ठीक है दोस्तों। अब अपना क्या करते हैं? आगे अध्ययन करते हैं। अब अनुच्छेद आएंगे वो बड़े महत्वपूर्ण। इन 2 का तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना ही है, जो मैंने बता दिए हैं। कौन कौन से अनुच्छेद बताए हैं आपको? अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 331। राज्यसभा व लोकसभा में राष्ट्रपति को सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति क्या है दोस्तों? प्राप्त है। अब देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद 85, क्या खास बात है? अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, इसमें राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत का मतलब होता है बुलावा। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत व उसका सत्रावसान कर सकता है। आई बात दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें समझिए किससे संबंधित अनुच्छेद और आता है, वो अलग अपन पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद के सत्र को आहूत करता है। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। और क्या कर सकता है? उसका सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? वापिस भेजना। क्या है? विघटन करना, वापिस भेजना उसको। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? वापिस भेजता, भाई अपने घर जाओ, तो क्या है? सत्रावसान। स्थगित कौन कर सकता है? तो ये ध्यान रखना, स्थगित जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। मतलब रोक देना। अभी जैसे संसद की बैठक चल रही है तो बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। भेजेगा कौन? राष्ट्रपति। परंतु उसकी अध्यक्षता जो वो स्थगन, उसको रोक कौन सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष रोक सकता है। देखिए यहां ऊपर की बात समझते हैं पहले पर। संसद का मतलब ये हो गया दोस्तों कि संसद का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा
दोनों को मिला के क्या बनती है? संसद। तो इन दोनों का जब अधिवेशन बुलाया जाता है तो वो अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, और भेजता है तो कौन है? राष्ट्रपति। पर दोस्तों इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति, वो करता है। तो अपने यहां नहीं जाना, आपको इतना सा 85 में याद रखना है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका सत्र मतलब उसको वापस भेजता है। ये मान लीजिए यहाँ कक्षा चल रही है, कोई कोचिंग स्कूल है या कोचिंग है, उस कोचिंग में डायरेक्टर साहब भी तो आपको बुलाएंगे, और कल छुट्टी रहेगी, ये कौन कहेगा? डायरेक्टर कहेगा, है ना। तो क्या हुआ? कक्षा के टीचर नहीं कह सकता, कौन? डायरेक्टर ने आपको बुलाया है, डायरेक्टर ने आपको भेजा है। तो उसके बाद भारत का मालिक कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का क्या करता है? अधिवेशनों को बुलाता है और उस सत्रावसन करता है, मतलब उसको वापस भेजता है। परंतु उनकी जो बैठकें होती है तो लोकसभा की बैठक का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करेगा। ये दोनों चीजें अलग अलग आती है। आई बात यहां समझ में? अब देखिए इनके अलावा जो एक महत्वपूर्ण तो है उस पर बात करते हैं। अपने 85 आ गया, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एक अनुच्छेद और, अभी तक अपने कौन से पढ़े? 80, 331 और 85। एक अनुच्छेद और है बड़ा महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 108। 108 किसके नंबर हैं दोस्तों? एम्बुलेंस के नंबर हैं। किसके हैं? एम्बुलेंस के। यह अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यहां गौर से समझिएगा, संयुक्त अधिवेशन। यहां क्या है? राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला रहा है ना, यहां संयुक्त अधिवेशन क्या बुला सकता? संयुक्त। ये जो संसद का उसने अधिवेशन बुलाया, इसमें क्या होता था? 85 वाले में इसमें अंतर क्या है? इसका बुलाया तो इसमें लोकसभा की बैठक लोकसभा में हो रही है, राज्यसभा की बैठक राज्यसभा में हो रही है। परंतु किसी मुद्दे पर क्या हो? किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में कोई विवाद हो जाए तो किसी मुद्दे पर होने पर संसद में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। क्या बुलाई जाती है? संयुक्त। अब संयुक्त बैठक कोई बुलाई जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को एक जगह बुलाया गया है तो उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रश्न आता है तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है कौन से अनुच्छेद? देखिए या तो है संसद का अधिवेशन, वो तो है 85 में, और मैं ये क्या बोल रहा हूँ 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुला रहा है? संयुक्त अधिवेशन बुला रहा है, वो भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। अब जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों समझ में? बात यहां से वापस सुनिएगा। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, ठीक है, आहूत कर लिया। अब आहूत करने के बाद क्या है कि ये आहूत मतलब बुला सकता है और भेज भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। परंतु जब बुलाया है तो लोकसभा की बैठक लोकसभा में होगी और राज्यसभा की बैठक राज्यसभा में होगी। समझ गए ना? आपको अलग दूसरा उदाहरण कि पटवारी का तैयारी हो रही है तो पटवारी का रूम अलग रूम में होती है, कांस्टेबल की तैयारी अलग रूम में होती है। डायरेक्टर ने बुलाया दोनों को, पटवारी वालों को भी बुलाया और कांस्टेबल वालों को, तो बुलाने का काम किसका? डायरेक्टर का। पटवारी अलग रूम में पढ़ रहे हैं, कांस्टेबल वाले अलग रूम में पढ़ रहे हैं, दो बात अलग अलग हुई है। तो ये अब नीचे वाले पे आइए कि 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन, मतलब संयुक्त के पटवारी वाले और कांस्टेबल वाले दोनों को मिला के कहते हैं तुम्हें एक हॉल में बिठा के और पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा कि राजस्थान की क्या है इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो राजस्थान की हिस्ट्री दोनों को एक जगह बढ़ाई जा रही है। तो अब ये सोचिए कि कहा किसने? डायरेक्टर ने कहा क्या है कि दोनों को एक रूम में बुला लो, तो यहाँ संयुक्त अधिवेशन बुला लिया। परंतु लोकसभा और राज्यसभा दोनों आगे इसके अध्यक्षता, अब डायरेक्टर ने कह तो दिया पर आप दोनों को पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा एक टीचर अलग। तो उसी प्रकार से क्या है कि संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, पर संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक करता है उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों ये रट लेना, ये प्रश्न आता है लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों
कि संयुक्त अधिवेशन के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। ये प्रश्न ज्यादा आएगा आपके ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जबकि बैठक को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। भेजेगा कौन? राष्ट्रपति। यहाँ बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। भेजेगा कौन? राष्ट्रपति। बस अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब इसके अंदर एक बात देखिए कि ये जो संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, इस पे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, ठीक है, फिर आगे अपना अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लियोगा। देखिए इसमें से जो प्रश्न आता है वो 108 का आता है। आपको इतना ध्यान रखिए, 108 किसका नंबर है? एम्बुलेंस का नंबर है। और एम्बुलेंस कब आती है दोस्तों? एम्बुलेंस आती है माथाफोड़ी होने पर, है ना, लड़ाई झगड़ा होने पर। अब आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के लोग जब एक जगह बैठेंगे तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तो मतलब जब भी आपको प्रश्न आए कि लोकसभा और राज्यसभा एक जगह बैठती है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद 108 है। कौन सा है दोस्तों? 108 के तहत, या संयुक्त अधिवेशन। अब जो ज्यादा प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन का आता है, इस संयुक्त अधिवेशन को लेकर विस्तार से पढ़ते हैं अपन। विधायी शक्तियों में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 108, अभी अपन बात कर रहे थे, ठीक है। 108 जो है इसमें किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, संसद का लिखते हैं इसको पूरा, क्या होता है? राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। देखिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अभी मैंने आपको बात समझाई, अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन, मतलब संसद का तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही है। इसके बुलाने का कारण क्या है? कारण तो संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन 3 कारणों से बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन 3 कारणों से बुलाया है। मतलब आपको पूछा है संयुक्त अधिवेशन कितने कारणों से बुलाया? 3 कारणों से बुलाया जाता है। 3 कारण कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, पहला कि संयुक्त अधिवेशन किस कारण से बुलाया जाता है, तो एक तो होता है नई लोकसभा के गठन पर, ठीक। दूसरा, और कौन सा दूसरा कारण है कि, है ना, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर। और तीसरा, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, तीसरा क्या है? किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर। देखिए इसको ठीक प्रकार समझिएगा, ध्यान सुनिए। संयुक्त अधिवेशन बुलाने के कितने कारण हैं? 3 कारण। कौन सा? एक तो है नई लोकसभा के गठन पर। जैसे नई लोकसभा का चुनाव होता है तब पहली बार। देखिए लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा चलती है कितने वर्ष दोस्तों? 5 वर्ष चलती है। आई बात समझ में? जैसे अभी जो लोकसभा है, यहां से समझिए, 2019 में चुनाव हुए, 2019 से ये लोकसभा कब तक रहेगी दोस्तों? 2024 तक, ठीक है। अब जब 2024 तक ये लोकसभा रही तो लोकसभा के चुनाव, मतलब नई लोकसभा गठन, तो ये नई लोकसभा है ना भाई, 15वीं 17वीं 18वीं, है ना, तो ऐसे नई लोकसभा, तो इसने 2019 में नई लोकसभा का क्या किया गया? गठन किया गया। तो एक बैठक तो यहां बुलाई जाएगी, है ना, 5 साल की एक बैठक। आई बात समझ में? तो एक तो हर 5 साल में एक बार होगी दोस्तों। दूसरा कारण कि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, हर वर्ष के प्रारंभ में ना, जैसे सत्र चलता है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, है तो वर्ष के प्रारंभ में ना, जैसे 2019 से लेकर 24 वाले में, तो ये तो एक लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, इसमें तो एक बार बुलाई। अब 2020 में एक बार बुलाई गई, 2021 में एक बार, 22 में एक बार, 23 में, तो प्रत्येक वर्ष में एक बार और संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना। जब सत्र प्रारंभ होता है, नए साल का सत्र, मतलब पहली बार आप नए साल में 2020 में पहली बार मिलोगे तो दोनों लोकसभा राज्यसभा एक जगह बैठेंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे ऐसे।
तीसरी, किसी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी साधारण विधेयक पर मतभेद। लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक पर क्या हो जाए, मतभेद, कि कोई प्रस्ताव पारित किया, वो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, या राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा ने उसको मना कर दिया, तो दोनों में क्या होने पे, मतभेद होने पर क्या बुलाई जाती है दोस्तों, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना। तो जब ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, इसका ध्यान रखिएगा ना, तो ये मतभेद होने पर ना, किसी भी साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब तक ये साधारण विधेयक पर बैठक, देखो ये तो है ही, ये तो 5 साल में एक बार बुलाई जाएगी, ये हर साल एक बार, तो ये तो परमानेंट है, इनका कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ प्रश्न आता है कि साधारण विधेयक पर अब तक कितनी बार बैठक बुलाई गई, तो अब तक 3 बार बुलाई गई है दोस्तों। कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार ये बैठक बुलाई गई। आई बात समझ में। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 108, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और संयुक्त अधिवेशन को वापस भेजता कौन है, राष्ट्रपति, परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन कितने कारणों से बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन 3 कारणों से बुलाया जाता है। कौन कौन से 3 कारण, एक नई लोकसभा के गठन के ऊपर, और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर, और किसी साधारण विधेयक के ऊपर मतभेद होने पर बुलाया जाता है दोस्तों। अब प्रश्न इसका आता है ज्यादा, तो हम इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं कि साधारण विधेयक पर आज तक कितनी बार बैठक बुलाई गई है। तो दोस्तों साधारण विधेयक पर आज तक कितनी बार बैठक बुलाई है, 3 बार। तो प्रश्न इस प्रकार आता है कि साधारण विधेयक पर कितनी बार बुलाई, 3 बार। कब कब बुलाई गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किस कारण से बुलाई गई है, इनके ऊपर हम अभी जिक्र करते हैं। इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो अब तक तो संयुक्त बैठक जो बुलाई गई है साधारण विधेयक पर, वो कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार बुलाई गई है दोस्तों। देखिए 3 बार का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी 3 बार बुलाई गई है। तो प्रश्न किस प्रकार आता है, इस प्रकार आएगा ना कि प्रथम बार, इधर लिख देते हैं प्रथम बार, ये पूरा डिटेल से लिखते हैं पर देखिए, साधारण विधेयक पर साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर अब तक 3 बार बैठक बुलाई गई दोस्तों। कब कब बुलाई गई, देखिए पहली बैठक बुलाई गई, प्रधानमंत्री कौन है ना, तो प्रथम बार है ना, प्रथम बैठक बुलाई गई, वो बुलाई गई थी 9 मई 1961। कब बुलाई गई, 9 मई 1961 दोस्तों। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और कारण क्या था, इसके ऊपर प्रश्न आता है ना कि किस कारण से बुलाई गई, तो ये कारण था दहेज विधेयक, क्या कह सकते हैं इसको, दहेज विधेयक। ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरी बैठक जो बुलाई गई, वो बुलाई गई 16 मई 1978। ये बुलाई गई, जो प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी। कारण क्या था, बैंकिंग सेवा पर, बैंकिंग से संबंधित कोई कानून था, वो पारित करना था। तीसरी जो बैठक बुलाई गई दोस्तों, वो तीसरी जो बैठक बुलाई गई है, वो कब बुलाई गई है, वो बुलाई गई है 26 मार्च 2002 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, अटल जी। और ये किस कारण से बुलाई गई, ये बुलाई गई थी, एक हमारे अधिनियम आतंकवाद निरोधक कानून पारित किया गया था, जिसको हम बोलते हैं पोटा, उसके ऊपर क्या है, ये बुलाई गई है ना। तो ये 3 बैठकें बुलाई गई थी दोस्तों। तारीख याद रखना कि प्रथम बैठक 9 मई 1961 जवाहरलाल नेहरू दहेज प्रथा पर बुलाई गई थी। दूसरी बैठक 16 मई 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल के अंदर बैंकिंग सेवा बुलाई गई। और तीसरी बैठक जो बुलाई गई 2002 में अटल जी ने पोटा नामक कानून के ऊपर बुलाई गई थी। तो साधारण विधेयक के ऊपर मतभेद होने के कारण 3 बैठकें बुलाई गई ना। ये आपके जो हम पढ़ रहे थे विधायी संबंधी शक्तियां, वो हुई है। इसके कुछ और हैं अभी तक, विट्टो की शक्तियां हैं। इसके बाद जो शक्तियां आती है विधायी शक्तियों में एक अध्यादेश आएगा, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लोग देखिए दोस्तों, धन्यवाद।